गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड 2026 9 मार्च को जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसका सेट 2 का एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे और आंसर की को जल्दी से देखेंगे, है ना। तो चलो आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये पेपर मेरे हाथ में है, सेट 2 है ना। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पहले का आंसर वैसे तुम नोट कर सकते हो। पहले का आंसर है डी, ऑप्शन डी है। कैसे है देखो, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, दे रखा है इन्होंने a log बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो अपने को यहाँ पर a की वैल्यू बताना है। तो पूछ रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही ज़्यादा आसान है, log दे दिया, इसका मतलब इसी को t लेना है। तो बस क्या करेंगे, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने t ले लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2c स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखो, तो इंटीग्रेशन ये 3a क्योंकि मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है तो बाहर लेते हैं। और x की वैल्यू कितनी आई, x dx की वैल्यू, यानी x यहाँ dx था, x dx की वैल्यू dt बाई 2c स्क्वायर। तो ये dt एज इट इज़ रख दिया, 2c स्क्वायर नीचे ले आइए इसके अपॉन में, और यहाँ पर इस पूरे को तो हम लोगों ने क्या लिया था, इसको t लिया था, तो बस हो गया। तो 3a बाई 2c स्क्वायर dt बाई टी, यानी 1/t का क्या होता है, log t होता है ना। तो log t और प्लस के, t की वैल्यू रख दो। तो बस यही, t तो वही है ना, मिला सकते हो, t तो वही है ना, यानी ये वैल्यू आगे देखो 3a बाई 2c स्क्वायर, 3a यानी a इक्वल्स टू 3a बाई 2c स्क्वायर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिया है -1 to 1 x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू। अब देखो ये लिमिट से पकड़े, -a to a fx dx की -1 to a fx dx का इंटीग्रेशन होता क्या, ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि अगर ये जो अंदर वाला फंक्शन है अगर ऑड फंक्शन हो जाए तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाए तो 2 टाइम्स करके 0 to a करके इंटीग्रेशन होगा। और ये देख ही रहो, ये है ना, ये तुम देखो ये fx, यहाँ पर अगर x की जगह -x रखो तो ये -x हो जाएगा, -x का क्यूब -x क्यूब -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2, और मॉड लगा हुआ है तो -x का मॉड प्लस x होगा, 1 एज इट इज हो जाएगा। नीचे तो एज इट इज होगा, कोई चेंज, लेकिन ऊपर की वजह से -x क्यूब हो जाएगा, यानी ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, -fx बन गया। यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx, यानी ये किसको बोलते हैं, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑड फंक्शन का जब -a to a में हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड का a, यानी सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, a, ये देखो 0, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरे पर आते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x मॉड x। तीसरा कह रहा है एरिया बताओ बाउंडेड बाय रीजन x मॉड x। अब मॉड दे दिया है तो भाई जल्दी से इसको कर लो। मॉड x को तोड़ते हैं तो क्या होता है, x मॉड x की 2 वैल्यू होती है ना, एक x और एक -x। x होगी, अगर इसकी वैल्यू x होगी तो x इंटू x हो जाएगा फंक्शन, x स्क्वायर हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है 0 से। और दूसरी इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला x और इसकी वैल्यू -x मिला के x इंटू -x स्क्वायर कब, जब x 0 से छोटा होगा, यानी यही फंक्शन हमारा बना। अब इसके बीच में और ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, -1 और 1 पर उनके बीच का बाउंडेड एरिया लिखना है ना। तो इसको बिठा के यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहा हूँ देखो, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, और देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर की तरफ यू है। क्यों ऊपर की तरफ है, क्योंकि 2 ही टाइप होते हैं पैराबोला के, तब एक प्लस माइनस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
तो हॉरिजॉन्टल वाला में ये प्लस एक्स स्क्वायर यूँ गया, इस वाले का हुआ ग्राफ, ये किसका हुआ, ये y बराबर एक्स स्क्वायर ये हुआ, और दूसरा क्या y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ आएगा, ये वाला y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला ग्राफ में ये ओरिजिन है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम्हारा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, यानी जब x पॉजिटिव हो 0 से लेके, यानी ये वाला, और यहाँ पर x बराबर 1, ये 1 लाइन है, तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल गई किसके, y एक्सिस के, यहाँ तक गई, यही लाइन है x बराबर 1, तो जो रीजन आएगा एरिया यानी x एक्सिस है वो ये आएगा, पहला तो ये आएगा, दूसरा इधर भी आएंगे ना, तो इधर आएंगे तो ये -1 आएगा, ये -1, ये लाइन यहाँ से गई पैरेलल टू y एक्सिस, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, x बराबर -1। अब क्योंकि x लेस देन 0 पर ग्राफ ये वाला रीजन हमको लेना होगा, ये देखो देखो ये वाला बड़े गौर से देखो, ये तो यानी ये रीजन, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, नहीं ये नीचे का, देखो तो सिमेट्रिकल फिगर है, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से अगर यही निकाल के इसका डबल कर दें, क्योंकि 1 और -1 बस डिफरेंस की बात है, ये इधर 1 है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, ये माइनस की तरफ, तो -1, इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे, काम हो जाएगा। एरिया निकलेगा कैसे, एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए हमको करना होगा क्या, देखो यहीं पे कर दे रहा हूँ, 0 से 1 केवल इतने का निकाल के डबल कर देगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस। वैसे इसका भी कर सकते हो, -x स्क्वायर का करोगे क्योंकि ग्राफ नीचे है, -x स्क्वायर को -1 से 0 कर दो और इधर से करके दोनों को जोड़ोगे तो इसका आंसर आने वाला है, देख लेना 2/3, 1/3 इसका आएगा और इसका भी 1/3, 1/3 जोड़ो तो 2/3 करके देखो, 0 से 1 x स्क्वायर dx, x इसी को करना है ना, यही तो ग्राफ, इसको एरिया अंडर ग्राफ कहते हैं। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x³ 3, लिमिट लगा लो 1 से 0, 0 से 1 मतलब, तो 1/3, 1 रखोगे तो और 0 रखोगे तो 0 ही होगा, तो कितना आया 1/3। अब क्योंकि इसका भी 1/3 होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया हो जाएगा 2 × 1/3 यानी 2/3 स्क्वायर यूनिट या यूनिट, यानी देखो 2/3, सी ऑप्शन क्या आया इसका, सी आया। ठीक है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट पे चलें। तीसरा भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस बहुत भर भर के दिया, देख रहे हो। चौथा क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन r टाइम्स dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q वेयर p q r आर फंक्शंस ऑफ y। ठीक है, तो भाई ये जो टाइप है ये दूसरी टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप होती है, एक dy/dx और dx/dy, तो ये दूसरी वाली टाइप है। पहले यहाँ r का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो px ये r हो जाएगा, इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे। अब ये प्रॉपरली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर में पहुंच गया। और ये कौन सा, ये टाइप 2 है। जब इधर x होता है तो यहाँ भी x होता है, यानी p/r क्या होता है, यही बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, यानी IF ही पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF यानी e की पावर ये p/r, क्योंकि x है तो श्योरली dy ही होगा। तो यही इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, e है ना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p/r यानी dy, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये भी होगी, बहुत आसान था ये तो। पांचवा करते हैं। पांचवा कह रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx ऑफ sin y बराबर y²। अब देखो ऐसे पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको इंटीग्रेट, इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ sin y क्या होगा, तो cos y हो जाएगा। अब क्योंकि y में फंक्शन तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक साथ में dy/dx आएगा ही, और ये y², तो यानी कि देख सकते हो कि dy/dx बराबर y² अपॉन cos y। कर सकते हो ना, बड़े आसानी से इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। भाई एक ही बार डिफरेंशियल आया है इसमें dy/dx, तो ऑर्डर हो गया इसका 1, और ऑर्डर 1 हो गया। अब इस dy/dx की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, एक ही जा रही है, तो डिग्री भी हो गई 1, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए। ये भी कर लो, है ना, 4-5 हो गए। आगे चलें। अब हम आ गए क्वेश्चन छठवां, वेक्टर का दिया है
वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ठीक बात है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ 90 कॉस 90 जीरो होता है। तो बस वही कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर दो, काम खत्म। यानी ये है आई 2j 3k डॉट 2i माइनस pj प्लस के। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफकोर्स जीरो होगा, तो i का i के साथ होगा तो केवल 2i मतलब आई का डॉट 1 हो जाता है। बाकी डॉट प्रोडक्ट सबका डिफरेंट के साथ अलग अलग जीरो जीरो होता जाता है। आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे 1, जे डॉट के मतलब केवल आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ। ये तुम पढ़ चुके हो। तो 2 का इसके साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस 2p। 3 का इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3 बराबर 0। 3 2 5 माइनस 2p बराबर 0, 5 बराबर 2p, तो देयर पे p बराबर 5/2। p की वैल्यू आ गई 5/2। कौन सा ऑप्शन, नंबर सी, ऑप्शन सी 5/2 ये। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, 7th करते हैं। Seventh, the value of m for which the points with position vector -i minus j plus 2k, 2i plus mj plus 5k and 3i plus 11j plus 6k are collinear। अब क्योंकि देखो पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, तो 3 पॉइंट का अगर हमको निकालना कोई कोलिनियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर करते तो कैसे करते भाई, उनका डिटर्मिनेंट निकाल देते है ना, और 0 कर देते, मतलब एरिया निकाल देते, एरिया ही होता है डिटर्मिनेंट में। वही यहाँ भी करेंगे और उससे सीधे निकल जाएगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें। 7th में पहला वेक्टर है i, तो इसका कोफिशिएंट -i का 1 हुआ, -j का -1 हुआ, 2k का 2 हुआ, दूसरे वाले का 2 हुआ, फिर mj तो m हुआ, 5k तो 5 हुआ, 3i का 3 हुआ, 11j का 11 हुआ और 6k का 6 हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग 0 कर देंगे। वैसे तो 1/2 करेंगे, लेकिन 1/2 करोगे तो भी तो 0 ही हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, काम खत्म। तो -1 ये गया इसका, यानी हम R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, और किसी के अलॉन्ग भी कर सकते हो, हम R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं। -1 लिए तो ये पहले ही छोड़े, ये छोड़ क्या हुआ 6m माइनस 55, 11 5 या 55। बीच वाला करते हैं, इसका क्या होता है, इसका पोजीशन आता है 2 है ना, क्योंकि a1 2 1 + 2 3, तो 3 -1 के पावर से +1 हो गया, ये गया 2 6 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर ये आया 2। इसके लिए करेंगे तो ये रो छोड़े और ये कॉलम छोड़े, तो कितना आया 22 - 3m, और इसकी वैल्यू आई 0। कर लो भैया, तो ये आ रहा है -6m + 55, 12 में से 15 के तो -3, और ये कितना हो रहा है, ये +44 और ये 6m बराबर 0। देख लो भाई -6m -12m, 55 में से 3 गया 52, 52 और 44 जोड़ दिया जाए 6 9 96 + 96 = 0। तो उधर गया तो कितना हो गया, -96 हो गया, तो m की वैल्यू -96 अपॉन -12, माइनस माइनस का 12 के टेबल में 8 टाइम्स, m की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन है, हाँ जी है ए, ऑप्शन ए 8, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे चलें। आठवां सवाल कह रहा है, इफ mod of vector a is equals to 8, mod of vector b equals to 3 and mod of a cross b equals to 12, then find the value of mod of a dot b। ये बताना है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करें भाई, सबसे पहले तो हम a क्रॉस b की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। तो a क्रॉस b होता क्या है, a क्रॉस b होता है mod of a इंटू mod of b
इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वे क्रॉस बी, ये होता है। अब भाई मॉड ए की वैल्यू दी है 8, मॉड बी की वैल्यू दी है 3, साइन थीटा अपने को पता नहीं है। यूनिट वेक्टर को यहाँ पर फॉर द टाइमिंग अगर मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये अगर 24, अभी तो लिखे रहा हूँ 24 साइन थीटा ए क्रॉस बी, तो देयरफॉर मॉड इसका कितना होगा, इसका मॉड यही होगा 24 साइन थीटा और मॉड एन का 1 हो जाएगा। 24 साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू 12 दी है, तो इससे साइन थीटा यहाँ आ गया, यहाँ 24 का मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हुआ, तो साइन थीटा आ गया 1/2, साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और उसका रूट, तो कितना हो गया 2, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/4 का रूट 3 यानी रूट 3/2 कॉस थीटा। कॉस क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस चाहता है, तो देयरफॉर ए डॉट बी कितना आएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए इज 8, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 3, कॉस थीटा हम लोग निकाले हुए रूट 3/2, तो कितना होगा 2 तो 4 थे 12, 12 रूट 3, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी 12 रूट 3 और आंसर भी है, नोट कर लो भैया। नेक्स्ट पे चलें। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 ऑन द लाइन x बराबर 0 x/0 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/0 इस, ठीक है। तो भाई ये 3D का क्वेश्चन है, तो ये x/0 एक लाइन का इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक है। लिख दिया जैसे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, उसी का फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्म में 3D लाइन का इक्वेशन दिया है। अब ये लाइन मान लो ये है, यही लाइन है, ठीक है ना, यही लाइन है ये वाली, इस लाइन को मान लो L ले लिया, यही L लाइन है, यही L। अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, पॉइंट का नाम दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ये पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा, उससे हम लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा क्या होता है, यानी देखो भाई ये जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन है ना L, तो इसको बराबर हम लोग लैम्डा ले लें। फिर हम क्या करें, सबकी वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आई लैम्डा इंटू 0 0, y की वैल्यू आई 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, z की वैल्यू आई 0, यानी 0 लैम्डा और 0 ये इस पॉइंट का एक आर्बिट्ररी पॉइंट का जो L लाइन पर कोऑर्डिनेट होगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रहा है, यानी इस पॉइंट का भी मान लो इस पॉइंट का Q है, तो इसी का कोऑर्डिनेट आ गया 0 लैम्डा 0। अब क्योंकि लैम्डा के फॉर्म में है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देख रहे हो, ये सब मल्टीपल चॉइस में भर दिया है सब क्वेश्चन, ये ऐसी लेंदी बना दिया है पेपर, बस और कुछ नहीं किया है। तो बहुत जल्दी जल्दी बोल के जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि तुम समझ भी सको, काम भी हो सके, है ना। तो 0 लैम्डा 0 कर दिया है। तब हम क्या करेंगे भाई, इनका अब मान लो दो पॉइंट से पास होने वाले किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। किसी को x1 ले लो, किसी को x2 ले लो, जिसको लिया ना सबके लिए वही लेके चलना। अब जैसे मैंने ये ले लिया तो 1 माइनस 0 ये हो गया a, लैम्डा माइनस 2 ये हो गया b, और 0 माइनस 3 ये हो गया c, यानी सीधा सीधा आ गया, क्या आ गया, यही आया, देख सकते हैं 1 माइनस 0 लैम्डा माइनस, देखो उल्टा का ये हो जाता है कभी कभी, 1 माइनस 0 किया तो 2 माइनस लैम्डा किया, ये b आया 2 में से लैम्डा, फिर 3 माइनस 0 किया तो ये क्या गया c। a b c और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो इसी पी क्यू लाइन के हैं, जल्दी करना है ना इसीलिए बता रहा हूँ। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या है, पी क्यू का ए बी सी, यानी कि है ना, ये इनका इससे प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट आएगा। यानी अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है डायरेक्शन रेशियोज। जहाँ a1 a2 a1 b1 c1 यही है 0 1 0 a1 b1 c1
A2 B2 C2 यही है, A2 B2 C2 लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। तो रखेंगे पहले 0 इंटू ए क्या है 1 है, ये 1 है देखो, और b क्या है 2 माइनस लैम्डा, और पहले इनका भी 1 है तो 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, और C1 अगर ये C है 0 और इसका क्या है 3, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, बचा यही, तो 2 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, यानी हमको पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 0 2 0, केवल लैम्डा ही तो निकालना था, 0 2 0। अब हमको चाहिए था लेंथ और परपेंडिकुलर, तो दो पॉइंट के बीच की थोड़ी डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू ये निकाल लें। तो पी क्यू क्या निकलेगा, देखो 1 में से 0 घटाओ, 2 में से 2 घटाओ, उसका स्क्वायर करो, 3 में से 0 घटाओ, उसका स्क्वायर करो, और रूट ले लो। मतलब डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का रूट, पॉजिटिव रूट, क्योंकि डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर 1, ये तो 0 आ गया, और 3 3 9, 3 में से 0 गया तो रूट 10 यूनिट, रूट 10। देखिए ऑप्शन सी, देख रहे हो, देखना ही पड़ेगा, ऑप्शन सी रूट 10 कितना है, रूट 10। क्वेश्चन हो गया नहीं अभी, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 5x प्लस 7y इज शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज। ठीक बात है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालना है ना, तो क्या करा जाए मैक्सिमम माइनस मिनिमम के लिए। तो पहले तो सारे पॉइंट पे देखो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, देखो 2 कॉर्नर पॉइंट्स इसके हैं, देख लो। तो पहला है, पेपर लेके देखना, तो पहला तो यही आएगा 0 0, क्योंकि ओरिजिन भी आ रहा है, एक तो कॉर्नर पॉइंट्स यही हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर z की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। z क्या है तुम्हारा 5x प्लस 7y, तो 0 0 पे 0 यहाँ रखो तो क्या होगा, ये 0 0 0 ही हो गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है तुम्हारा 2, मतलब x पे 0 y पे 2, 0 2, तो यहाँ पर 0 रखोगे x के जगह और 2 रखोगे तो 14 आएगा। फिर तीसरा है 3 4, तो 3 4 x की जगह 3 रखो तो 3 5 या 15, y की जगह 4 रखो तो 28, जोड़ो 8 5 13 का 3 2 1 3, 43 आया। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है x एक्सिस पर, तो 7 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ, 7 रखो तो 7 5 या 35, और ये 0 रखो तो यानी 35। आउट ऑफ दिस मैक्सिमम यही दिख रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हुई, और मिनिमम यही दिख रहा है। तो पूछा क्या है, पूछा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 43 इज मैक्सिमम, मिनिमम इज 0, तो आंसर कितना आएगा 43 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 43। ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चला जाए। कुछ क्वेश्चन में तो करने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। 11th को कह रहा है द डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। याद रख लो, नाम ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखो ax प्लस by, तो x और y के पावर क्या है यहाँ पर 1। तो याद रख लो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमेशा जो डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री इज इतना बड़ा लिख रहा हूँ 1। लीनियर मतलब डिग्री होती है, यानी ऑप्शन बी। ठीक, 12th करते हैं। 12 है इफ tan इनवर्स x बराबर 3y, tan इनवर्स x बराबर 3y, तो कह रहा है देन, मतलब y के लिए कह रहा है। बात सही है, देखो ये tan इनवर्स x नहीं कह रहा है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x बराबर 3y, मतलब ये अपने को क्या कह रहा है, डोमेन निकालना ही नहीं है, रेंज निकालना है। यानी सीधा सीधा क्या होती है इसकी रेंज, याद है -π/2 ओपन इंटरवल में से +π/2, क्लोज में होगा तो साइन इनवर्स से पहुँचाओ। अब क्योंकि y के लिए निकालना है और ये 3y दिया है, तो यहाँ पर सब जगह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से तो कितना होगा 6,
यहाँ पर 3 से तो π/6, यानी यही आएगा। y इन बिटवीन -π/6 से +π/6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक, बढ़िया। 13वां क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एकदम हलवा ही है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी एन ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसमें केवल कॉलम हो, एक कॉलम और रो जितना मन उतना हो तुम्हारा, है ना। अब एक कॉलम है ना, एक कॉलम, यानी m रो और 1 कॉलम, यही होता है। m तुम्हारा जो मन वो कर सकते हो, 1/1 वो भी होगी, 2/1 वो भी होगी, 3/1 होगी, बस ये 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस यही इसका शर्त है कॉलम मैट्रिक्स का। तो यही कह रहे हैं कौन सी नहीं होनी चाहिए, कह रहा है विच कैन नॉट बी। तो 1 × 2 यही नहीं हो सकती, क्योंकि 1 रो और 2 कॉलम हो गई। दूसरा 2 × 1, 2 × 1 2 रो, देखो 2 रो 1 कॉलम, ये तो चलेगा। 1 रो 1 कॉलम, ये भी हो जाएगा। m रो 1 कॉलम, सब में ये देखना है, ये 1, ये 1, ये 1, तीनों हो सकता, बस यही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना 2 रो थोड़ा ना होगा, मतलब 2 कॉलम थोड़ा ना होगा। तो यही का ऑप्शन हो गया। 13 का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, इतना नोट करो, आगे चलें। अब आगे हम लोग 14 पे। 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज और आर ट्रू फॉर ट्रू मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सबको एक एक को जज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखा जाए। कह रहा है कौन सी ट्रू नहीं है, तो a+b का होल ट्रांसपोज होल डैश इज इक्वल टू a'(b'। हाँ, ये तो होता है, ये तो ट्रू है, ये तो है, होगा सही। दूसरा वाला a-b का होल डैश बराबर b' - a', ये गलत है, ये नहीं होता है। कहाँ कहीं देखा तुमने? होता ही नहीं, माइनस के लिए प्लस के लिए होता है। फिर ab होल डैश इज इक्वल टू a'(b', ये भी नहीं होता है, क्योंकि होल में अगर करो ना तो b'(a') रिवर्सिबल रूल लगता है, ये भी गलत है। चौथा क्या है? चौथा है k टाइम्स k एक स्केलर है, ab का होल डैश इज इक्वल्स टू k b'(a'। हाँ, ये सही है, क्योंकि रिवर्सिबल इसी में लगेगा। k तो स्केलर है ना, तो उसका स्केलर मतलब कोई नंबर है, तो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 1/2 कुछ हो सकता है। तो यानी पहला और चौथा ही सही है। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन, देखो है ना, ये ऑप्शन बता रहा है 14वां। तो 14वां में कह रहा है कि कौन सा, तो 14वें में तुम देख सकते हो 1 और 4 ओनली, है ना। हम लोगों ने चेक किया, पहला और चौथा ही केवल सही है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये सही आंसर है। ठीक है, आगे मिटा दे रहा हूँ, तुम पॉज करके एक एक को अच्छे से समझ लेना, है ना। ओके, अब चलते 15 पर। 15वां सवाल, 15वां कह रहा है इफ डेल्टा1 एक डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ कर रहा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 एंड λ2 डेल्टा2, सॉरी लैम्डा कह रहा हूँ, बात भावनाओं को समझो। 0 2 0 1 0 0 0 0 6। ठीक है, दोनों में देखना है कि क्या क्या कैसे हो रहा है ना। तो पहले तो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले डेल्टा1 को देखें, दोनों 0 होने की वजह से केवल इसी का आंसर आने वाला है, ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो बस बहुत ही बढ़िया दिया, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से सही सवाल है। पहली कॉलम गई, पहली रो गई, 2 3 6 - 0, यानी ये 6 आ गया डेल्टा1 सॉरी। अब ये देखो, इसके अलावा करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 2 वाला केवल लिखेंगे। अब क्योंकि जो सेकंड वाला होता है, सेकंड एलिमेंट यानी a12 वाले वो माइनस में जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन ही है ये कोफैक्टर के हिसाब से। -2 ये हुआ, ये वाली कॉलम की दूसरी वाली, पहले वाली रो के, तो 1 6 6 और ये 0 × 0 -0। और क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई था, देखो तो -2 × 6 -12 कितना आया? -12 आया। तो देख सकते हैं तो 6 - 12 के कब बराबर होगा? जब इसमें -2 का मल्टीप्लाई करें, है ना।
और ये क्या है -2 इंटू Δ1 बराबर Δ2, यही ऑप्शन आएगा। देख लो कौन सा है। हाँ देखो बी, Δ2 बराबर 2 टाइम्स -2 टाइम्स Δ1, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नोट कर लो ये भी। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। सोलह देखते हैं। 16वां में क्या कह रहा है देखते हैं। वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस डिटरमिनेंट 2/2 इज 1 इज, बहुत ही ज़्यादा, ये भी आसान दे रहे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान दिया है और कुछ क्वेश्चन तो देखो देगा ही। पेपर बैलेंस है, मैं कहूँगा कि बहुत न टफ है, बहुत ईजी लेंदी है, जो हमेशा ही रहता है, अधिकतर ही देखता हूँ। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सीधी सीधी बात है, कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2/2 का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ माइनस, माइनस और माइनस बिकम प्लस, बराबर 1। अब कितना हो गया, यानी यही चीज़ 2 cos x sin x हो गया बराबर 1। हम जानते हैं 2 sin x cos x या 2 cos x sin x क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, यानी sin 2x बराबर 1 हो गया। sin 2x यानी sin में 2x 1 कब आता है, sin में π/2 पे आता है, यानी 2x बराबर π/2, तो x बराबर सीधा सीधा π/4, ये 2 का 30/2, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 भी हो गया। 17वां करते हैं। सॉरी, इफ A and B are symmetric matrices of same order, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के देखो स्क्वायर वाला कभी भी नहीं होता है, सीधा सीधा ए बी बी ए और यही सब होता है। तो देखो मैंने सीधे सी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, ए बी प्लस बी ए, जब भी किसी का, और एक चीज़ गिवन में क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखो गिवन में ये है कि ए और बी सिमेट्रिक, यानी ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स उसी के बराबर ए डैश, तो सिमेट्रिक होती है। बी डैश बी के बराबर मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। अब इसके लिए इसका होल डैश निकालो, क्या होगा, ए बी डैश प्लस बी ए डैश, यानी रिवर्सिबल लॉ से बी ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। कोई फर्क नहीं पड़ा, ए बी रखोगे तो वही आ गया, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक तो आया ना, सिमेट्रिक आ गया, ये सिमेट्रिक आ गया क्योंकि बी डैश की वैल्यू भी बी, ए डैश की वैल्यू, यानी ये बी ए ही आ गया और ये ए बी ही आ गया, यानी जो मैट्रिक्स लेके चले थे वही आ गया। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ गया। कौन सी, ए बी प्लस बी, पर अपने को तो स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। अब बचा है डी वाला, तो देखो डी वाला क्या है, ए बी माइनस बी, इसका होल डैश लो, तो ए बी का डैश होगा माइनस बी ए का डैश होगा। रिवर्सिबल रूल से बी डैश ए डैश होगा और ये ए डैश बी डैश होगा। बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू ए है, ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी है। माइनस को कॉमन निकालो, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए लेके ही चले थे, उसी की वैल्यू यानी नेगेटिव टाइम्स आ गए, यानी यही है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इसको मिटा दें। उसके बाद आ गया क्वेश्चन 18, कह रहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब भी एब्सोल्यूट करना होता है तो एक क्लोज इंटरवल दिया रहता है, उसी में देखना होता है -5 तो पहले एफ डैश एक्स निकालो भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, बराबर 0 करके देख लो, x बराबर 0 हो गया, यानी अब हमको देखना होगा 0 पे देखना होगा, -5 पे देखना होगा, तो ये 3 पॉइंट हो गए। बाकी डबल डेरिवेटिव की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे f0 पे, f0 फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। -5 रखेंगे तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 + 1 यानी 26, फिर f2 की वैल्यू
2 पे चेक करेंगे तो कितना आएगा 4 + 1 5। तुमसे पूछा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम 26 होगा यही, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लो, यहाँ तक लग गए, सारे हो गए। अब केवल असर्शन रीजन बचा है, वो भी कर लेते हैं। नोट कर लो, बिठा देते हैं। असर्शन रीजन में कह रहा है, असर्शन है लाइन्स गिवन बाई x = py + q z = ry + s and x = p-y + q and z = r-y + s आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन, एक कंडीशन भी उसको चेक करना है। भाई सबसे पहले लाइन तो अजीब ही सी लग रही है, तो कैसे किया जाए? देखो, लेकिन एक y है, दोनों को y को इक्वेट करोगे तो लाइन बनेगी। तो यहाँ पर देखो, इस वाले को देखो, इसको यहाँ पर देखो कर रहा हूँ, x यहाँ प्लस में q है तो इधर ले आओ, तो x - q। यहाँ पर p का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, y की वैल्यू ये आई इससे। इस वाले को देखो, इससे क्या आएगा, इससे आएगा z, s को इधर ले आओ, s - s, यहाँ पर r का मल्टीप्लाई है, r अपॉन में आ गया, ये y, दोनों ही y की ही वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, दोनों y की वैल्यू इक्वेट करो तो लाइन हमारी 3D के फॉर्मेट में आ गई। x - q / p = z - s / r। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए किया गया कि दोनों y की वैल्यू थी, तो पहले हमारी लाइन बन गई। ठीक है ना, ये पहली लाइन है L1, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन है, इनके लिए भी वही काम करेंगे, तो इनके लिए भी वही काम करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, इसकी वैल्यू आएगी x - q' अपॉन, सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं इस वाले को, p', और इसकी वैल्यू की क्या वैल्यू क्या आएगी? z - s' अपॉन r', ये आ गई L2। समझ में आ रही बात? अब ये लाइन L1 और L2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। मतलब P × P' प्लस R × R' मस्ट बी 0 ना, मस्ट बी 0। अब इन्होंने दिया PP' प्लस RR' बराबर 1। नहीं, 1 नहीं होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो cos 90 क्या होता है? 0। तो ये 0 होना चाहिए। असर्शन इज रॉन्ग। एंड रीजन दिया है, 2 लाइन्स a1 + λ b1 एंड a2 इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ b1 डॉट b2। देखो, डॉट प्रोडक्ट दिया है, सही 0, रीजन तो सही दिया है, वेक्टर फॉर्म में रीजन सही दिया है, लेकिन क्या चीज़ गलत दिया है? गलत दिया है असर्शन। तो यानी कौन सा ऑप्शन होता है, इसे पढ़ लिया जाए। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स, क्योंकि सही तो ये है, उन्होंने 1 दिया है, तो 1 तो हो नहीं सकता, 0 होगा, क्योंकि हम लोगों ने चेक किया। तो असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी हुआ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है ये, अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल है, नोट कर लो इसको। अब लास्ट पे आ गए। लास्ट कह रहा है, इन एनी एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर गिवन डेट नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई बीइंग ऑड इज 2/3। तो 20वां सवाल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल का दिया है। तो भाई आप जब किसी अनबायस्ड डाई को फेंकेंगे तो आपके सैंपल स्पेस तो यही होंगे, बहुत ही हलवा सभी सवाल ये भी, ये तो बच्चे पढ़ के ही जाते हैं। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है एक इवेंट इन्होंने ई बना लीजिए। कह rहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से बचे? एक 2 बची, एक 3 बची और एक 5 बची, यानी 2, 3 एंड 5। ये हो गया इवेंट ई। एफ क्या है? एफ इवेंट कह रहा है जो कि हो चुका है, अपीयरिंग ऑन द टाइम बीइंग ऑड। ऑड नंबर क्या होती है? 1, 3 और 5। तो हमको निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई/एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है ना, तो इसके लिए चाहता है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही तो चाहता है, ये चाहता है ना। तो इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कितने कॉमन लोग हैं? देखो 3, 5, इसमें भी 3, 5, यानी ई और एफ का इंटरसेक्शन 2 एलिमेंट का है, यानी 2
और कितने लोग हैं टोटल में 6, यानी 2/6 ये हुआ, तो ऊपर आया 2/6। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी इसका क्या होगा, इसमें 1 2 3 लोग, कितने में 6 में 3/6, 6 कैंसिल हो, बचा क्या 2/3। तो बात भी सही है, उसने कहा है नंबर अपेयरिंग ऑन द डाई ऑड इज 2/3, तो ठीक है 2/3 तो देखो आ रहा है, ये ना 2/3 देखो, तो यानी एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन ट्रू है। और उन्होंने रीजन दिया फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू, ए बाई बी मतलब इवन ए बी गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन डन, इज पी ए यूनियन बी, ना ये गलत दिया है, अभी ध्यान आया देखो, पी ए यूनियन बी थोड़ा ना होता है, गलत है, पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, देखो ये यूनियन बी। तो एसर्शन इज ट्रू, यहाँ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अब ये क्या है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इज सी। इसी के साथ बच्चों ये जो सेट 2 है इसके हमने 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज एनालिसिस करके आंसर की भी तुम्हें बता दी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, अच्छे से देखो समझ में आएगा। तुम ऐसे ही मुझे अपना प्यार दो, तो इस साल मैं तुम्हें 9, 10th, 11th, 12th IIT सब कुछ पढ़ाऊँगा, डिटेल में मैथ्स पढ़ाऊँगा, है ना। थैंक यू बच्चों।